हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 को। आज की वर्कशीट बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रूसी क्रांति का चौथा और अंतिम भाग। उससे पहले 3 भाग हैं हम पढ़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के यूपर देख पा रहे हैं, हमारा विषय सब्जेक्ट दिया गया है वो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान एसएसटी है, जिसमें हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का दूसरा जो चैप्टर है वो चल रहा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आज की दिनांक है 3 सितंबर 2020। यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना और यहाँ पर अपने टीचर का नाम राइट करना है। तो ये है वर्कशीट संख्या 26, जिसमें हम रूसी क्रांति का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिया गया अक्टूबर क्रांति 2017 के बाद क्या होता है। रूस में 1917 में 2 क्रांति होती है। एक तो फरवरी क्रांति होती है और उसके बाद दूसरी जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा किया जाता है अक्टूबर क्रांति के बाद। तो अक्टूबर क्रांति के बाद संविधान सभा के चुनाव होते हैं। संविधान सभा के चुनाव होते हैं ताकि पूरे देश के लिए एक संविधान बनाया जा सके। लेकिन इन संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविक है उनको बहुमत नहीं मिलता, यानी लेनिन की पार्टी वो हार जाती है। अब लेनिन है वो क्योंकि क्रांति में विश्वास रखते थे तो उन्होंने इस संविधान सभा को भंग कर दिया और अखिल रूसी जो सोवियत कांग्रेस थी उससे ही संविधान सभा यानी संसद का दर्जा दे दिया गया। यानी अपनी ही पार्टी का जो संघ था, यूनियन थी, उसे ही संसद का दर्जा दे दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई। यानी कि रूस को क्या बना दिया गया, एक दलीय देश बना दिया गया। जैसे हमारा देश है, हमारा देश कैसा है, बहुदलीय देश है। चीन कैसा है, 2 दलीय देश है। लेकिन रूस में केवल एक ही पार्टी है, वो स्थापित कर दी गई 1917 के बाद। अब रूस में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, सिविल वॉर। गृह युद्ध या सिविल वॉर क्या होता है, जब देश के अंदर ही किन्हीं 2 समूहों के बीच में जब युद्ध चलता है तो उसे हम गृह युद्ध या सिविल वॉर कहते हैं। अब सिविल वॉर शुरू होने का कारण क्या था। पहला जो कारण था कि जो सेना में विघटन हो जाता है, फूट पड़ जाती है, कि रूसी सेना के जो सिपाही थे उनमें से ज़्यादातर सिपाही किसान ही थे। जब जमीन किसानों के बीच में बांटने का निर्णय लिया सरकार ने, किसने, बोल्शेविक सरकार ने, तो काफ़ी सारे जो सिपाही थे रूसी सेना के वो अपने घर लौटने लगे। इससे क्या हुआ, सेना टूटने लग गई। दूसरा कारण ये था कि जो गैर बोल्शेविक थे, गैर बोल्शेविक कौन से थे, ग्रीन्स थे। रेड कौन थे, रेड बोल्शेविक थे। ग्रीन्स थे जो सोशलिस्ट थे। और तीसरे थे वाइट थे जो जार के समर्थन में थे, यानी कि राजतंत्र के समर्थन में थे। तो वो तीनों ग्रुप थे, उनमें तीनों गुटों में भी युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि जो वाइट थे और ग्रीन थे वो बोल्शेविक को नहीं चाहते थे। तीसरा कारण एक ये भी था कि सारे लोग नहीं चाहते थे, बोल्शेविकों को पसंद नहीं करते थे। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बोल्शेविकों के खिलाफ भी थे। उसके बाद जो ग्रीन और वाइट थे उनको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये समर्थन भी देते हैं। समर्थन किस लिए देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूरे विश्व में समाजवाद फैले। ये देश पूंजीपति थे। तो इन 3 कारणों से, पहला सेना का विघटन हो गया, दूसरा काफ़ी सारे लोग थे वो नापसंद करते थे बोल्शेविकों को, तीसरा वाइट और ग्रीन जो थे उनके हाथों में भी रूस के काफ़ी बड़े हिस्से की कमान थी और वो नहीं चाहते थे बोल्शेविक पूरे रूस के ऊपर शासन करें। और चौथा कारण था कि विदेशी ताकतों से भी इनको समर्थन मिला और इसके कारण वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जो 4 से 5 वर्ष तक चलता है। उसके बाद क्रांति के बाद हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए। रूसी क्रांति जो 1917 की क्रांति थी, उसके बाद कुछ कदम उठाए गए। किसके द्वारा, बोल्शेविक सरकार के द्वारा। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कई सारी नीतियां बनाई गई। उनमें सबसे सफल जो नीति थी वो 5 वर्षीय योजनाएं थी, यानी 5 वर्षों के लिए देश के लिए योजनाएं बनाई जाए। और इतनी सफल रही कि रूस जो कहीं पिछड़ा देश था वो विश्व की प्रमुख शक्ति के तौर पर उभरा। हमारे देश में भी जब हम आज़ाद होते हैं तो हम इन्हीं 5 वर्षीय योजनाओं को अपनाते हैं। विरोधियों को भी सख्ती से कुचला गया। क्रांति के बाद लो इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा शिक्षा है उस पर भी पूरा जोर दिया गया। शिक्षा को सभी प्रकार के विकास का आधार माना गया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के जो उच्च शिक्षा है और व्यावसायिक शिक्षा है, यानी कि जहाँ पर काम भी सिखाया जा सके, उसके ऊपर जोर दिया गया। लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुँचाने और देश को और
उन्नति की रास्ते पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ साथ मजदूरों के लिए भी बहुत कुछ था। क्रांति के बाद उनके लिए आवास की सुविधा, महिलाओं के लिए बालवाड़ी की सुविधा शुरू की गई। जो कामकाजी महिलाएं थी वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ सकती थी। और समान वेतन का भी प्रावधान किया गया। जो महिलाएं पहले वेतन पुरुषों से कम मिलता था उसका प्रावधान भी किया गया। तो ये क्रांतिकारी कदम थे, उठाए गए। और इन कदमों के बाद जो किसान थे, क्योंकि किसानों में ज़मीनों को बंटवारा कर दिया गया था, मजदूरों को अधिक वेतन दिया गया था, उनको अधिकार दे दिए गए थे, आवास की सुविधा दे दी गई थी, महिलाओं को भी समान वेतन दे दिया गया था, सभी बोल्शेविक पार्टी की क्रांति के समर्थक बन जाते हैं। अब लेनिन के बाद जो शासन करते हैं वो होते हैं स्टालिन, जिनको इंग्लिश में हम स्टालिन बोलते हैं। तो स्टालिन है वो जो लेनिन के बाद 1924 में रशिया के शासक बनते हैं। तो वो साम्यवादी जो विचार थे, साम्यवादी या समाजवादी विचार थे, उनको और भी ज़्यादा सख्ती से लागू किया। 1927 के बाद अकाल जैसी स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकार के बीच में टकराव हुआ कि उन्होंने सख्ती से लागू किया। वो किसी भी कीमत पर चाहते थे कि देश में महंगाई ना हो, इसके लिए कीमतें घोषित कर दी गई कि अनाज की कीमतें, फसलों की कीमतें इतनी रहेगी। इससे काफ़ी सारे किसान हैं वो सरकार से नाराज़ भी होते हैं। स्टालिन ने बड़े किसान जो कुलक थे उनसे ज़मीनें छीन ली। छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पर ज़मीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि कोल खोज की शुरुआत की। यानी कि छोटे किसान हैं उनसे भी ज़मीनें छीन ली गई, बड़े किसान हैं उनसे, कुलक से भी ज़मीनें छीन ली गई। यानी सारी ज़मीनें सरकार ने अपने हाथ में ले ली। लाखों लोग हैं इस दौरान अकाल से मारे जाते हैं। 20 लाख से अधिक लोग हैं वो निर्वासन में, साइबेरिया में जेल में भेज दिए जाते हैं। यानी स्टालिन है वो किसी भी हुक या क्रुक यानी कि श्याम दंड भेद किसी भी तरीके से समाजवादी या साम्यवादी जो सिद्धांत थे उनको लागू करना चाहते थे। जिन्होंने भी विरोध किया उनको साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? रूसी क्रांति के प्रभाव ये पड़ा कि मेहनतकश लोगों द्वारा भी अब शासन किया जा सकता है। तो प्रभाव ये पड़ा, हम वैश्विक प्रभाव की बात करें, पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा? तो पूरे विश्व के ऊपर 2 प्रभाव पड़े। पहला, रूस एक समाजवादी देश बन गया। उसके बाद पूरे विश्व में समाजवाद है वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लग गया। यानी दूसरे देशों में भी इस प्रकार की समाजवादी पार्टियां गठित की जाने लग गई। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि रूस जब समाजवादी देश बन गया तो पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया। एक तो समाजवादी गुट और दूसरा था पूंजीपति गुट। समाजवादी गुट को हम रूसी गुट बोलते हैं और पूंजीपति गुट जो है उसको हम अमेरिकी गुट बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। यहाँ 4 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया है, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे? तो रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के कई कारण थे। उनमें से पहला कारण था कि रूस में बोल्शेविकों ने सत्ता को जब्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने किसानों के बीच में भूमि के बंटवारे का आदेश दिया कि ज़मीन किसको दे दी जाए, किसानों को दे दी जाए। परिणाम स्वरूप कई सैनिकों ने अपने गाँव में जाने के लिए सेना छोड़ दी। यानी सेना में फूट पड़ गई, विघटन हो गया। दूसरा, देश में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बोल्शेविकों का समर्थन नहीं किया। ये भी एक कारण था कि वो लोग बोल्शेविकों को सहन नहीं करना चाहते थे। तीसरा, इस अवधि के दौरान यानी कि 1917 और 18 के दौरान जो ग्रीन्स कौन थे? समाजवादी क्रांतिकारी थे। और जो वाइट्स थे, जिनको आप गोरे या वाइट्स कह सकते हो, जो जार के समर्थक थे, वो रूसी साम्राज्य के अधिकांश भाग थे वो इनके कब्जे में था। तो अगर बोल्शेविक पूरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है तो गृह युद्ध होना ही था। तीसरा कारण ये भी था कि ये जो 2 समूह थे, ग्रीन्स और वाइट्स थे, उनको फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान द्वारा समर्थन दिया गया क्योंकि वो रूस में समाजवाद का विस्तार नहीं करना चाहते थे। और इसी कारण बोल्शेविक और ग्रीन्स, वाइट्स हैं, उनमें एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। दूसरा प्रश्न है उसके ऊपर हम चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया वो है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने? क्रांति के बाद थे वो बोल्शेविक के पक्षधर बन गए थे, क्यों? तो इसके 2 कारण थे। पहला था कि रूसी क्रांति के बाद ज़मीनें किसानों के पास चली गई और कारखाने मजदूरों के पास चले गए। दोनों खुश। मजदूरों को आवास की सुविधा दे दी गई, बेहतर वेतन दिए गए। तो इन सब कारणों से अधिकांश किसान और मजदूर है वो बोल्शेविक क्रांति के समर्थक बन जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया गया वो दिया गया कि अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए? तो अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कई कदम उठाए। यानी समाजवाद है उसको लागू करने के लिए कई कदम उठाए। पहला जो कदम उठाया था कि भूमि को किसानों में बांट दिया गया। भूमि को
किसानों में बांट दिया जाता है। दूसरा, औद्योगिकरण, उसके ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता है। सभी लोगों को, खास तौर पे श्रमिकों को आवास की सुविधा दी जाती है। पांचवा, महिलाओं के लिए बालवाड़ी और समान वेतन का प्रावधान किया जाता है। तो ये क्रांतिकारी कदम थे जिसके द्वारा समाजवादी या साम्यवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया। चौथा और अंतिम प्रश्न है, रूस की जो क्रांति थी यानी रूसी क्रांति थी, उसके वैश्विक प्रभाव हमें बताने हैं कि पूरे विश्व के ऊपर कौन से प्रभाव पड़े। तो दो प्रमुख प्रभाव है जो पड़े। पहला था, रूस विश्व का पहला समाजवादी देश बन गया और धीरे धीरे पूरे विश्व में समाजवाद है वो प्रसिद्ध होने लग गया, यानी कि वो फैलने लग गया। दूसरा प्रभाव पड़ा, पूरा विश्व समाजवादी या साम्यवादी गुट जिसे हम रूसी गुट बोलते हैं और पूंजीपति गुट जिसे हम अमेरिकी गुट बोलते हैं उनमें बंट गया। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।